प्यारे बच्चों, हम लोग भी आज जैसे छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब कोई आता था बताने कहने के लिए, अच्छा भी लगता था, नोट भी करते थे। कोशिश ये करते थे कैसे वो हम अपने जीवन में उतारें। आज 14 अप्रैल है। अम्बेडकर जी का नाम तो सभी लोगों ने सुना है। उन्होंने क्या किया था? संविधान बनाया था और हम सब लोग उस संविधान से शासित होते हैं। कोचिंग में प्रोग्राम होता है। जो भी घर के लड़ाई झगड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े, आपस के झगड़े, खेत खलिहान के झगड़े, जो भी झगड़े हैं वो किससे निपटाए जाते हैं? कानून से, संविधान से, नियम से। और उस नियम कानून में हम सभी लोग बराबर हैं। ईश्वर के यहाँ भी बराबर हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। हम यहाँ अलग अलग धर्मों के हो जाते हैं, अलग अलग जातियों के हो जाते हैं, लेकिन भगवान गीता में भी कहते हैं कि सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और सबकी आत्मा एक ही है और आत्मा अजर अमर है। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में भेद क्यों है? इसमें कुछ बच्चे दलित जात के होंगे, कुछ पिछड़े होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सवर्ण भी होंगे। लेकिन जो दलित जाति के हैं या मुस्लिम जाति के हैं, आज जिस तरह का भेदभाव समाज में हो रहा है वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे साथ ही भेदभाव हो, हम यहाँ अभी आपके टीचर्स ने कहा कि हम आपको अपनी बात कहें, लेकिन अगर कोई हमसे तुरंत पूछे भाई आप किस जाति के हैं, पहले ये बताइए, तब हम आगे बात सुनेंगे, तो हमें खराब लगेगा। ऐसे ही किसी भी नौजवान से, किसी भी शिक्षक से, किसी भी विद्यार्थी से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर भेदभाव होता है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो ये अनुचित भी है और हमें खराब भी लगता है। तो पहली बात तो ये है आपसे निवेदन कि हम अपने जीवन में हम कोशिश करें कि जाति के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि आप सब विज्ञान भी पढ़ते हैं और आपको ये पता है कि जो हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, सभी के पास दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है और खून भी हमारे जो रगों में दौड़ता है वो एक ही जैसा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। हमें पता नहीं है, हम जब पैदा हुए थे तो हमने कोई आवेदन नहीं दिया था कि हमको किस घर में पैदा किया जाए, तो हम पैदा हुए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर हमारा दोष नहीं है तो उस दोष की हमें सजा क्यों मिलती है? तो इसलिए मित्रों, जो सबसे पहली बात है जो आपके हाथ में है, आपके जहन में है, कि आप किसी के साथ भी जात, धर्म, संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करें। इसलिए हम लोग यहाँ आमतौर पर हर घरों में है कि अगर हम लोग घर में हैं तो हम किसी लड़के से पानी नहीं मांगते हैं। खाना या पानी किससे मांगते हैं? लड़की से। क्यों मांगते हैं भाई? भाई लड़की भी पढ़ रही है, हमारा छोटा बेटा या छोटा भाई भी पढ़ रहा है। लेकिन माँ को कहना हो, पिता को कहना हो, इवन छोटे भाई को भी कहना हो, तो भी छोटा भाई कहेगा भाई दीदी हमको पानी दे, खुद पानी लेके नहीं पिएगा। ये जो अंतर है, और इतना ही नहीं, उससे भी आगे अंतर है, सब लोग भोगते हो कि जो बच्चे होते हैं जो घर के, उनको तो दूध मिल जाता है, उन्हें तो खाने के लिए बढ़िया मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को
सबसे बाद में, और दूध तो बहुत कम लड़कियों को मिलता है। तो इसलिए ये जो भाई बहन में भी भेद है, ये भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, जो छोटा भाई है उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो। तो इसलिए ये जो गैर बराबरी है ये बहुत ही गलत है। तीसरी बात ये है, वे हम सब लोग इस देश में पैदा हुए हैं, या जो लोग भी जिस भी देश में पैदा हुए हैं, हम अपने समाज के लिए क्या करते हैं? हम अपने घर के लिए तो कर रहे हैं। आप सब लोग पढ़ रहे हैं कि बड़े होने पर हमको नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं कि अपनी समझ के लिए, ज्ञान के लिए या देश सेवा के लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये दो लड़कियां हैं जो इधर भी है, इधर भी हैं। वाह, बहुत अच्छा। लड़कों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, केवल लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वो देश सेवा करेंगे, बाकी नौजवान क्या करेंगे? क्यों भाई? नौकरी। अच्छा, नौकरी। तो जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो पता है आपको इस देश में कितने बेरोजगार हैं? तमाम इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, MCA करने के बावजूद भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। यहाँ भी आप क्या कभी भर्ती होगी तो अंदाज हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सचिवालय में चपरासी की नौकरी निकली थी उत्तर प्रदेश में, 6 लाख लोगों ने भरा था। कुल 60 पोस्ट थी और 60 पोस्ट के लिए 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें PhD भी थे, उसमें MA, तो बहुत सारे लोग थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो सारे लोग थे। 60 लोगों की भर्ती के लिए 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश में कितनी बेरोजगारी है। ये लड़कों की स्थिति है, लड़कियों को तो बात ही छोड़ दी। लड़कियां तो थोड़ी सी नौकरी करने लग गई हैं, कुछ डॉक्टरी में। इसमें डॉक्टर कौन बनना चाहता है? लड़कियों में कोई डॉक्टर बनेगा? कोई नहीं। पुलिस में कितने लोग जाना चाहते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, मिलिट्री में कौन लोग जाएंगे लड़कियों में? सेना में कौन जाएंगे? सेना वाला कोई नहीं। नहीं, लड़कियों में पूछा, लड़कियों में कोई नहीं। कबड्डी इसमें कोई खेलता है? लड़कियों में कबड्डी कोई नहीं खेलता। अच्छा, 3-4 लड़कियां हैं, ठीक है। अच्छा, कुश्ती कोई लड़ता है? लड़कियों में कोई कुश्ती नहीं। लड़कों में कोई लड़ते हैं? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। अच्छा, कुश्ती वाली कौन है? कोई है इसमें? कबड्डी वाली। मित्रों, खेल का भी बंटवारा हो गया कि कुश्ती केवल लड़कों के जिम्मे है। लड़के कुश्ती लड़ेंगे लेकिन लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ सकती हैं। अब तो थोड़ा कबड्डी का खेल शुरू हो गया है, नहीं खेलने का भी। हमारे जमाने में हमारी बहनों को, जो हमसे बड़ी भी थी हमसे छोटी भी थी, उनको खेलने की इजाजत नहीं थी। हम तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, उस जमाने में क्रिकेट का तो नहीं था, खेल सकते थे, लेकिन हमारी बहनें नहीं खेल सकती थी। हम गुल्ली डंडा खेल सकते, वो भी उनको अलाउड है। उनके लिए क्या था, वो कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते थे ना, गोटी, क्या कहते हैं, वो खाने बना करके या वो कुछ रोटियां डाल करके फिर उसको जो करके करते थे, गोटी। नहीं, वो गोटी खेलते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर उछाल के उसको पकड़ने का। हाँ, तो ये जो गोटी और गिट्टी खेलने का काम था घर में, जिसको इंडोर गेम कह सकते हैं, वो लड़कियां खेल सकती थी। लेकिन आउटडोर जो है केवल लड़के खेल सकते थे। ये भेद भी जो है अभी ईश्वर ने बनाया है। हम ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बछेंद्री पाल का नाम सुना है? जो सबसे पहली महिला
एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, किसी को याद है? किसी को याद है? नहीं। तो एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी और अब तुम लोगों को अपने घर से बाहर भी निकलने में दिक्कत होती है। आखिर ये भी तो लड़की है ना। लेकिन इनके माँ बाप ने इनको अवसर दिया। इनके पिताजी हम लोगों के साथ जेपी आंदोलन में थे, तो उनको एक समझ बनी। उन्होंने अपनी बेटी को भी बेटे जैसा प्यार दिया। उसको कहा कि अगर तुम चढ़ना चाहती हो पहाड़ पर चढ़ सकती हो, जाओ चढ़ो। इसलिए हर माँ बाप, आपको अवसर नहीं मिला अलग बात है, लेकिन जिन भी साथियों को, जिन भी शिक्षकों को यह अवसर है, वो अपनी बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं करेंगे। जब तक ये समाज में बराबरी का रिश्ता नहीं होगा, तब तक समाज नहीं बढ़ सकता है। यूरोप के देशों की जो हम बात कह रहे हैं, आज विज्ञान में भी लड़कियां किसी लड़के से या किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। अभी जो इसरो की वैज्ञानिक हैं इस समय, वो महिला है। तो या जिनका नाम अक्सर तुम लोग पढ़ते होंगे, मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी भी तो महिला थी ना, लेकिन फिर भी उसने विज्ञान में काम किया। तो लड़कियों को भी अगर अवसर मिले, अगर चूल्हे चौके से अलग उनको अवसर मिले, तो लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं, वो सारी करामात कर सकती हैं जो लड़के और बहादुर लोग करते हैं। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं से और जो इनके माता पिता यहाँ नहीं आए हैं, जरूर कहना, और मैं उनसे यही से अपील कर रहा हूँ कि अपनी लड़कियों को भी वही अवसर दें जो अपने लड़कों को देते हैं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट इस देश के बता रहे हैं, पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट लड़कियों का है। लड़के जो है लगातार पीछे जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां पढ़ाई में भी आगे जा रही, खेल में भी आगे जा रही हैं। जितने इस समय ज्यादा से ज्यादा जो मेडल आ रहे हैं, लड़कियों के आ रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस नौकरी के लिए, उस नौकरी के लिए गुंजाइश नहीं है, बेरोजगारी रहेगी। तो अब अशोक, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है। मैं दो बातें और निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं कि मित्रों, नौकरी मिलना नहीं मिलना ये आपके भाग्य का विषय या ये आपके मेहनत का विषय नहीं है। ये जो नीति बनती है उसकी वजह से आपको नौकरियां मिलती हैं। आज ऐसी नीति बनी हुई है जिसमें नौकरियों की गुंजाइश नहीं है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, रेलवे में पहले 23 लाख लोग थे। जब रेलवे कम थी, देश की आबादी कम थी, तब इस देश में रेलवे में 23 लाख लोग काम कर रहे थे। और आज जब और ज्यादा नौजवानों की जरूरत है, तो रेलवे में कुल 11 लाख लोग रह गए हैं। क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने ऐसी नीति बनाई कि ज्यादा लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है। और जो हमारे गांव घरों में भी नौकरी मिलती थी, जो काम मिल जाते थे, वो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब वो सारा रोजगार ही खत्म हो गया। अब जो छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, वो भी जो बड़े बड़े माल शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से उनके भी रोजगार समाप्त हैं। जो हमारे गांव में भी लोहार की, बढ़ई की और भी तरह तरह के काम थे, वो भी समाप्त हो गए। अगर आपको फावड़े की जरूरत हो तो आपको टाटा का फावड़ा खरीदना पड़ेगा, गांव में वो फावड़ा नहीं मिलेगा। तो हमारे जो अपने पारंपरिक उद्योग थे वो भी समाप्त हो गए। इवन मैंने एक दिन देखा, सूप जैसी चीज जो वो बनाने के लिए रखते हैं घरों में, वो भी प्लास्टिक का आ गया। पहले बांस के बन जाते थे, गांव में बन जाते थे, अब वो भी समाप्त है। तो आपके लिए रोजगार के भी अवसर नहीं है, नौकरी के भी अवसर नहीं है, तो क्या करेंगे मित्रों? हो सकता है, कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि देश के सभी लड़के, सभी लड़कियों को काम मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, बशर्ते इस देश की नीतियां बदल जाएं। उस नीतियों को बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो है देश बदलने का काम, समाज बदलने का काम। जैसे अभी आपने देखा कि जितने बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल बंद हो रहे, 80,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और कौन से खुल रहे हैं? प्राइवेट स्कूल, जिसमें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 7-7 लाख रुपए एक महीने की फीस है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं।
तो जो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं वो बड़े लोग हैं, जो हमारे आप जैसे कि हिस्से में आ जाता है भाई ये तो गरीब लोग हैं क्यों पढ़ेंगे। लेकिन व्यवस्था बदलती है। जैसे भी आपने देखा नेपाल में एक प्रधानमंत्री हुआ, उसने नियम बदल दिया कि सारे कोचिंग क्लासेस, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, केवल सरकारी स्कूल रहेंगे, उसमें पढ़ेंगे, पढ़ाई अच्छी होने लगी। तो ऐसे ही नौकरी भी आपको मिल सकती है अगर इस देश के नियम कानून बदल जाए। तो हम आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जो जेपी आंदोलन के समय हम लोगों का नारा था कि हर नौजवान को काम मिलना चाहिए, काम का मौलिक अधिकार, कि जो भी काम करना चाहता है उसको काम करने का अवसर होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के नौजवानों को, लड़कियों को काम नहीं दे पाती तो ऐसे सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे सरकार को रहने भी नहीं देना चाहिए। इसलिए अंतिम निवेदन करते हुए मैं समाप्त कर रहा हूं कि मित्रों, समाज बदलना क्यों जरूरी है। जब आपने देखा, जिनका अक्सर हम लोग नाम लेते हैं, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, वो भी आप जैसे नौजवान थे, घर में खाते पीते रहते, उनको समाज बदलने, देश को आजाद कराने की क्या जरूरत थी। देश आजाद नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता भाई, 150-200 सालों से 300 सालों से देश गुलाम था, तो भी गुलामी में जी रहे थे, सब लोगों ने जी लिया वो भी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो आपको ये अवसर मिला कि लड़कियां पढ़ने गई, लड़के पढ़ने लग गए। हम लोगों के जमाने में तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ने जाते थे। तो जब देश आजाद होता है, जब समाज बदलता है, तो आपकी सोच भी बदलती है, आपको अवसर भी मिलते हैं। तो देश के सभी लड़के लड़कियों को अवसर मिल सके, वो अच्छे काम कर सके और अपने देश को अच्छा बना सके। इसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने देश को बनाने का सपना भी देखें। जो सपना नहीं देखता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, सपने रात में सोते हुए नहीं देखे जाते, वो सपने नहीं होते। जो आदमी चलते फिरते दिन में पढ़ते लिखते जो सपना देखता है और उस सपने को साकार करने के लिए जो प्रयास करता है, वही सच्चे सपने हैं। उसी से हम भी आगे बढ़ते हैं, उसी से देश और समाज भी बढ़ता है। आप सब लोग इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अपने देश समाज को आगे बढ़ाएं। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।